आज हम बात करने वाले हैं मैथ एंड साइंस के सिलेबस की। जो भी सिलेबस का है सबसे पहले हम बात करेंगे परीक्षा के समय की। तो 150 मिनट में 150 क्वेश्चन हैं और पूर्णांक भी है 150 का, जिसमें कि 50 नंबर का सामान्य ज्ञान है और 50 नंबर संबंधित विषय। संबंधित विषय की बात करें तो 3 विषय हैं, लेकिन आपका जो विषय है वह है विज्ञान एवं गणित दोनों ही। ठीक है। प्रश्न का प्रकार बहुविकल्पी होगा और यहाँ पर एक जो सबसे मुश्किल वाली चीज़ें यहाँ पर दी हुई है वह है प्रश्न पत्र का जो संयोजन होगा पर जो कठिनाई का स्तर होगा वह स्नातक होगा। कठिनाई का स्तर स्नातक होगा। ठीक है। अब देखो, परेशान होने की बात नहीं है क्योंकि सबके लिए यह पेपर एक जैसा है। कुछ बायो के कैंडिडेट्स बोल रहे हैं हाँ यह कैसे हो पाएगा, और मैथ वालों को भी लग रहा हो कि बायो कैसे हो पाएगा, और साइंस मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री तो मैथ को आती है लेकिन बायो मुश्किल हो जाती है। तो देखो यहाँ पर अगर बात करूँ तो 5 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। बायो इज नॉट ओनली बायो, इट इज 2 सब्जेक्ट, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं। अगर हम बात करें तो किसी भी कैंडिडेट को 3 ही सब्जेक्ट आते हैं। जैसे अगर हम मैथ्स की बात करें तो उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आता है। अगर हम बायो वालों की बात करें तो उन्हें जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री आती है। तो 2 सब्जेक्ट तो सबके लिए ही मुश्किल है। मैथ और मैथ्स कैंडिडेट्स के लिए जूलॉजी, बॉटनी इतनी ही मुश्किल है जितनी कि बायो वालों के लिए मैथ और फिजिक्स सबके लिए मुश्किल है। बट 3 सब्जेक्ट तो आपके अपने हैं ना, तो उस पर फोकस करो। मैथ्स कैंडिडेट्स फोकस कर सकते हैं मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पे, और जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री पर आप बायो वाले फोकस करते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखना, क्योंकि मैथ्स 50 मार्क्स के हैं। ओनली मैथ, यह जो मैथ है सिर्फ यही 50 मार्क्स का आ सकता है क्योंकि ये अलग दिया गया है। ठीक है। और बाकी ये सभी आएंगे 50 मार्क्स में। तो आप समझ सकते हो कि मुश्किल कहाँ पे है। लेकिन अब आपके लिए एक अच्छी बात ये भी है कि अगर आप ध्यान दो तो आप अपने सब्जेक्ट पे अगर फोकस करते हो और बाकी मैथ पे वे पॉइंट्स जो 6 to 10 लेवल के हैं उन पर आप फोकस कर सकते हो। टाइम थोड़ा सा कम है, नींद थोड़ी सी कम करनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा आपको इन सब पे। तो चलो हम बात कर लेते हैं सामान्य ज्ञान की। तो सामान्य ज्ञान में जो समसामयिक घटनाएं या 50 नंबर का कहें कि ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर। तो अगर हम बात करें तो जो छोड़ने वाली चीज़ें, देखो आप सब कुछ लेकर नहीं चल सकते, कुछ चीज़ें आपको छोड़नी ही पड़ेंगी। पहले ही अगर आप अपने माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि इसको तो हमें छोड़ देना है तो आपको चीज़ें ईजी हो जाएंगी। अब देखो पूरा नंबर है 50, ठीक, और यहाँ पर अगर हम टॉपिक की बात करें तो हर टॉपिक में 1 से 2 चीज़ें मतलब एक दूसरे में समाई हुई हैं। जैसे यहाँ पर भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, 2 अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पे समाये हुए हैं। अलग सब्जेक्ट क्यों कह रही हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक अपना अलग एक समय सीमा, और उस समय सीमा के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम कहें कि एक टॉपिक पे 5 नंबर का जाएगा तो 5 नंबर में अब आप इन दोनों को 5 नंबर के लिए पढ़ो तो बहुत मुश्किल है। ठीक है। ऐसे ही 5 नंबर आप इसके लिए अगर पढ़ो तो इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक हैं, और 5 से ज़्यादा नंबर के आने वाले भी नहीं हैं। क्योंकि अगर रीजनिंग की बात करें तो यह रीजनिंग हमें लगता है 10 मार्क्स तक जा सकता है, 5 to 10 मार्क्स तक की रीजनिंग का टॉपिक जा सकता है, क्योंकि रीजनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। इस तरह सामान्य विज्ञान की बात है तो मैथ और साइंस वालों को सामान्य विज्ञान अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप अपना पढ़ोगे वैसे ही पढ़ लोगे। इसके लिए अगर आप सिर्फ ल्यूसेंट ही पढ़ लेते हो तो आपके लिए ईजी है, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी ये और सामान्य विज्ञान ये दोनों एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। तो अगर आप जैसे अपना विज्ञान पढ़ोगे ना, मतलब यहाँ से इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना विज्ञान पढ़ोगे और ये कवर हो जाएगा। आर्थिक और सामाजिक विकास तो मैं ये कहूँगी इसको छोड़ दो बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे ना, करंट अफेयर्स के अंदर जो कुछ होता है आर्थिक से रिलेटेड, जितना कोई चीज़ें होती हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पूछा जाएगा वो होगा बजट, 2021 का बजट। ठीक, तो 2021 का अगर जो बजट आ रहा है तो उस बजट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अच्छा, यहाँ पर पूरे मतलब इस चीज़ में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया कि यूपी से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होंगे। तो यहाँ पर हो सकता है बजट में ये यूपी का बजट पूछ दे,
से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, पर्यावरण और पारिस्थितिकी में यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पर इन्होंने कहीं भी इस चीज़ को दिखाया तो नहीं है, लेकिन इस बीच में भी डाल सकते हैं यूपी से रिलेटेड चीज़ों को। तो आप अलग से कुछ भी पढ़ने से बेहतर है कि आप करंट अफेयर्स पढ़ो। और करंट अफेयर्स जैसे ही आप एक साल का देखोगे, मार्च 2020 से लेकर अगर मार्च 2021 तक अगर आप पढ़ लेते हो तो उसमें आपका आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, ये सब भी आ जाएगा। इसके साथ ही पर्यावरण में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो नई हैं वे सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। सामान्य विज्ञान आपका अपने सब्जेक्ट से मिल जा रहा है। भारतीय राजनीति और शासन संविधान की बात करें तो जो इम्पोर्टेंट चेंजेस हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद बताए गए हैं, वे अनुच्छेद पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद हो गए और भाग 3, भाग 4 और भाग 4A का पहला खंड मतलब भाग 4 क, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन हर बार आते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो आप उन अगर 3 टॉपिक्स को यहाँ से पढ़ लेते हो तो वो आपके लिए काफ़ी होगा। और प्रस्तावना, तो वही 4 टॉपिक हो गए, प्रस्तावना, भाग 3, भाग 4 और भाग 4 क, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, और उसके बाद यहाँ से पूछें तो प्रस्तावना, ये सब चीज़ें आती हैं इसमें। उसके बाद करें भारत के भूगोल की बात करें तो ल्यूसेंट इज इनफ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। नया संस्करण हो तो और भी अच्छी बात है। और भारत के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तो कौन से निर्माण कार्य जो हुए, जैसे मंदिर जो बने, मंदिरों का इतिहास ही पूछा जाता है, ये किस राजा ने बनवाया, कहाँ से बनवाया, तो ये आपको ल्यूसेंट में मिल जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से सन वगैरह आते हैं। अब तक के जितने भी शिक्षण के एग्जाम हुए उन सब में यही सब चीज़ें आई हुई हैं, तो आप यहाँ से वो सब चीज़ें देख सकते हो। ओके, अब बात करते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। तो रोज करंट अफेयर्स देखते जाओ, करंट अफेयर्स मत छोड़ना। अगर करंट अफेयर्स छोड़ा तो सबसे मुश्किल होगा। और ये हर मंथ की मंथली कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक्स पे। तो देखो यहाँ पर है मैथ की बात करें तो सब कुछ है 6, 7, 8, 9, 10 के अंदर, उससे अधिक आपको बढ़ना भी नहीं है। 9th और 10th में आपको मिल जाएगा त्रिकोणमिति। अगर बायो वाला को मुश्किल लग रहा है तो वही पढ़ना जो तुम्हें ईजी लगे। उन चीज़ों पर फंसना जो काफ़ी ब्रॉड हैं और बहुत ज़्यादा आपको उलझन लगती है, छोड़ दो। आपकी जो स्ट्रेंथ होती है बचपन से, जो आपने अपनी स्ट्रेंथ बनाई है, वही मुश्किल परिस्थितियों में आपका साथ देती है। तो इस एग्ज़ाम में वही आपका साथ देगा जो अब तक आपने जिस पर वर्क किया है, जिसको आप तक काम ही नहीं किया जिस सब्जेक्ट पे, वह आपका साथ कैसे दे सकता है अचानक कुछ दिनों पे। तो आप उन सब पे फोकस करो जो जिस पर आपने आज तक फोकस किया। जैसे कि अगर आप डीएलएड के हो तो फिर ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, फिर तो कोई बात ही नहीं है। बट अगर आप बीएड के हो तो फिर आपने काफ़ी दिनों से नहीं पढ़ा है, तो अब जो सबसे ईजी टॉपिक हैं वे ये हैं। ऊपर के टॉपिक प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक, कोष्ठक, लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त, वर्गमूल, घनमूल, सरस समीकरण, यह टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हम कहेंगे बहुत ही ईजी भी होते हैं, तो आप इनको बहुत जल्दी पढ़ सकते हो। उसके बाद अगर हम बीजगणित की बात करें तो बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाना, इससे बहुत कम क्वेश्चन, एक आधे क्वेश्चन ही इससे आ सकते हैं, तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। यहाँ से बात करें युगपत समीकरण, वर्ग समीकरण, रेखीय समीकरण, तो ये क्वेश्चन तो आते हैं भाई, हम ये नहीं कह सकते कि छोड़ो या पढ़ो इसके बारे में, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इससे क्वेश्चन भी आते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें समांतर रेखाएं, चतुर्भुज की रचनाएं, तो ये टॉपिक ईजी भी हैं और छोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अनुपात, समानुपात, सांख्यिकी की बात करें तो ये सब ईजी पॉइंट्स हैं, ये कोई भी कर सकता है। ठीक, तो आप अगर बायो कैंडिडेट्स हो, मैथ कैंडिडेट्स हो, आप सबको करना चाहिए, ये आप कर लोगे। हाँ, अगर मैथ कैंडिडेट्स हैं तो वह अगर ये इंटर लेवल में भी है, तो अगर आप इंटर में हैं तो आप अपना देखो, आप मैथ्स पे फोकस कर सकते हो, मैथ को बेहतर कर सकते हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री को बेहतर कर सकते हो। तो अगर मैथ कैंडिडेट्स से आप हैं तो फिर आप इन तीनों पर बेहतर फोकस करिए, बायो जितना कर सकता है उससे बेहतर करिए। और ठीक यही काम मैं कहूँगी बायो कैंडिडेट्स के लिए कि अगर आप बायो कैंडिडेट्स हैं तो मैथ वाले कैंडिडेट्स बायो में जितना कर सकते हैं आप उससे भी कहीं ज़्यादा करिए, तभी आप इक्वल हो पाएंगे। और 1-2 नंबर से ही लोग एक दूसरे से आगे आते हैं। आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस करो, मोस्टली सबसे ज़्यादा फोकस करो। अगर आप डरोगे कि मैथ वाले हैं या फिर बायो वाले हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी। आप बिना डरे काम करो। हाँ, आप फोकस करो,
अपने सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा, और उसके बाद जो इजी चीज़ें हैं उनको करने की कोशिश करो। दैनिक जीवन विज्ञान क्लास 6, 7, 8 में आपको मिल जाएगा। और महत्वपूर्ण खोज, इस महत्वपूर्ण खोज की बात करें तो इसे आप करंट अफेयर्स से भी जोड़ लेना, जो कुछ नया हुआ है उससे ही क्वेश्चन बनेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें तो पुराना भी होगा और नया जो करंट अफेयर्स है उसमें से भी आएगा। रेशे एवं वस्त्र, रेशों से वस्त्रों तक है, तो इसमें स्टैटिक ही होता है जो चल रहा है। और अगर हम सजीव निर्जीव पदार्थों की बात करें तो देखो ये पदार्थ नहीं पूछेंगे, पहली बात मैं बता दूँ, ये नहीं पूछेंगे कि सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है। यह पूछेंगे सजीवों का वर्गीकरण यह पूछ सकते हैं। उसमें द्विनाम पद्धति भी पूछ सकते हैं वर्गीकरण के टाइम पे। और ये यहाँ तक जा सकते हैं कि जो पांच जगत प्रणाली है उसमें कैसे वर्गीकरण हुआ है, तो ये उन स्थानों पे जाएंगे। यहाँ पर ये सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं पूछेंगे, ठीक है। अब जंतुओं का वर्गीकरण कहाँ तक है, और पौधों का वर्गीकरण क्या है, जीवों में अनुकूलन क्या है, जंतुओं और पौधों में परिवर्तन कैसे होते हैं, इनके बारे में भी पूछ सकते हैं। जंतु की संरचना और कार्य क्या है, इस पर आप फोकस जरूर कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेंगे। सूक्ष्म जीव एवं उनका वर्गीकरण, तो यह भाई देखो ये है तो ग्रेजुएशन का, जो अगर लेवल का है तो यह तो पूरा पॉइंट ही ग्रेजुएशन का है, बीएससी फर्स्ट ईयर में ये सब है, सूक्ष्म जीव और उनका वर्गीकरण। लेकिन अगर आप मैथ कैंडिडेट्स हो तो इस टॉपिक को आप 10th लेवल तक तो पढ़ ही सकते हो ना, तो वहाँ तक पढ़ लेना, आप बाकी चीज़ों पर फोकस कर सकते हो, ठीक है। अब अगर हम बात करें भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, तो इस पर से जो क्वेश्चन बनेंगे वो कोविड से भी बन सकते हैं, और जो नई बीमारियां और कुछ वायरल डिजीज और पुराने थे उनसे स्टैटिक भी पूछ सकते हैं, करंट से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण, जनन, लाभदायक पौधे की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। पोषण में भी पूछते हैं कि पोषण में जो क्वेश्चन होंगे वे क्वेश्चन हो जाते हैं कि कौन कौन से ऐसी ग्रंथियां हैं, मानव ग्रंथियां, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि मानव ग्रंथियां कौन सी हैं जो हमारे भोजन के पाचन में मदद करती हैं, ठीक है। उसके बाद जीवों में श्वसन, तो श्वसन तंत्र भी पूछते हैं, उत्सर्जन तंत्र, मापन, विद्युत धारा, चुंबकत्व, गति, बल एवं यंत्र, ऊर्जा, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र, ये सब 10th लेवल तक तो बायो वाले भी पढ़ सकते हैं, और मैथ वाले इंटर लेवल भी इसको पढ़ सकते हैं। और वायु, जल, अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन जल संरक्षण, ओजोन परत, हरित गृह प्रभाव, यह इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं, और इसको तो जितना ज़्यादा समझ सकते हो उसको समझ लेना। पदार्थ, पदार्थों के समूह, पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति, अम्ल, क्षार, लवण, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। उष्मा एवं ताप, और इसके बाद बात करें मानव निर्मित वस्तुएं, प्लास्टिक, कांच, साबुन, मृत्तिका, इसमें से साबुन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन और कांच से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही प्लास्टिक की संरचना भी पूछी जा सकती है। इसके बाद बात करें तो खनिज एवं धातु, कार्बन एवं उनके यौगिक, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। इससे ग्रेफाइट और हीरे के बारे में ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे अभी यहाँ पर स्टैटिक भी बन सकता है और करंट भी बन सकता है कि सबसे ज़्यादा वैकल्पिक स्रोत, जैसे कि पवन चक्की का यूज सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, सोलर ऊर्जा का यूज सबसे ज़्यादा किस देश में होता है, सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ हुआ है, पिछले साल जो सोलर ऊर्जा के स्रोत बनाए गए उनका सोलर ऊर्जा की कितनी हिस्सेदारी है, इससे जुड़े हुए भी क्वेश्चन हो सकते हैं। बात करें आवर्त सारणी, रक्त की संरचना, वर्ग एवं रक्त के आदान प्रदान में सावधानियाँ, तो यहाँ पर तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है वर्ग एवं यहाँ पे रक्त की संरचना और रक्त के वर्ग, ठीक है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं।